यूपी टेट और सुपर टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे सभी छात्रों को मेरा नमस्कार है। मित्रों, मेरे चैनल एग्ज़ाम 2021 पर आज मैं आपको मनोविज्ञान विषय के बारे में बताऊंगा थोड़ा बहुत, जो एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट होंगे, जो प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार और जिनकी आने की संभावना लगातार बनी रहती है, उन प्रश्नों के बारे में भी आपसे चर्चा करूंगा। तो बहुत अधिक देर न करते हुए आइए शुरू करते हैं। तो एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक उक्ति जो यूपी टेट की परीक्षा में और सुपर टेट की परीक्षा में पूछी जाती है उसको जान लेना ज़रूरी है। ये उक्ति है प्लेटो की। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लेटो शिष्य था सुकरात का। तो प्लेटो ने कहा था कि जिज्ञासा ही समस्त ज्ञान की जननी है, और यह उक्ति एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, आगे भी पूछे जाने की संभावना बनी रहती है। तो आज मनोविज्ञान के अंतर्गत मैं आपको पढ़ाऊंगा मूल प्रवृत्ति। मूल प्रवृत्ति क्या होती है, शिक्षा के क्षेत्र में इसकी क्या उपयोगिता है, इसको लेकर हम लोग चर्चा करेंगे। तो मित्रों, शिक्षा की जो प्रक्रिया होती है, इसका जो संबंध होता है वह मानव व्यवहार के परिमार्जन से होता है। मानव व्यवहार का परिमार्जन का मतलब है कि मानव व्यवहार में किस प्रकार परिवर्तन लाया जाए, उसको समाज के उपयोगी बनाया जाए मनुष्य के व्यवहार को, उसका संबंध है शिक्षा की प्रक्रिया से। तो जब इतना आप जान गए हैं तो आपको ये भी जानना आवश्यक है कि मनुष्य जो कुछ भी व्यवहार करता है वह क्यों करता है, उसके पीछे कौन सी शक्तियाँ होती हैं जिसकी वजह से मनुष्य किसी खास प्रकार का, विशेष प्रकार का व्यवहार करता है। तो उन शक्तियों पर भी आपको दृष्टि डालनी होगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि व्यवहार का जो मूल आधार होता है वह मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर ही मनुष्य व्यवहार करता है, और मूल प्रवृत्तियाँ ही प्रेरणा का आधार हैं, और प्रेरणा जो है वह शिक्षा का अधिकार है। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो आप जान लीजिए कि मूल प्रवृत्ति शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग विलियम जेम्स ने किया था। अब ये विलियम जेम्स महोदय के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं। विलियम जेम्स महोदय वही थे जो उनके सहयोगी थे विलियम वुंट, जिन्होंने जर्मनी के लिपजिंग शहर में पहली बार मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला स्थापित की थी, और उन्हीं के सहयोगी थे विलियम जेम्स। इन लोगों का कहना था कि मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है। लेकिन यहाँ पर मैं जो फैक्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो फैक्ट ये है कि मनोविज्ञान की पहली प्रयोगशाला विलियम वुंट ने जर्मनी के लिपजिंग शहर में स्थापित की थी, लेकिन जो मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला थी वह विलियम जेम्स महोदय ने, अमेरिका का एक शहर है मैसाचुसेट्स, इस शहर में विलियम जेम्स महोदय ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला स्थापित की थी। इसके अलावा मूल प्रवृत्ति में जो हमको पढ़ना वो ये है कि जैसा कि हम जानते हैं कि मनुष्य, पशु पक्षी और जानवर भी बहुत सारे ऐसे व्यवहार करते हैं जिनको करने के लिए उन्हें सीखने की आवश्यकता नहीं होती है। अर्थात कुछ ऐसी आदतें होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनको सभी पशु पक्षी, मानव और यहाँ तक कि मनुष्य भी वह जन्मजात लेकर पैदा होता है। उसको करने के लिए उसको सीखना नहीं पड़ता। उदाहरण के रूप में आप देख लें, जैसे पक्षियाँ घोंसला बनाती हैं, बत्तख और मछली जल में या पानी में तैरते हैं, ये सब उनको सीखना नहीं पड़ता, ये उनका स्वाभाविक है, जन्मजात है, वे जन्म से ही इनको सीखे रहते हैं। इसी प्रकार मनुष्य भी बहुत सारे ऐसे व्यवहार करते हैं जिसके लिए उन्हें सीखना नहीं पड़ता। जैसे भय लगने पर, आपको जब डर लगता है तो आप भागने लगते हैं, ये इस भागने के लिए आपको कहीं सीखना नहीं पड़ा। और जब आपको भूख लगती है तब आप भोजन की तलाश करते हैं, इसकी भी आपने कहीं ट्रेनिंग नहीं ली, आपको किसी ने सिखाया नहीं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत सारे व्यवहार ऐसे होते हैं जिनको करने के लिए हमको कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं होती, और जब हम इस तरह के व्यवहार करते हैं तो उनके पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है। जैसे आपके सामने एक शेर आ गया, अब शेर को देखने से आपके भीतर एक डर पैदा हुआ, और उस डर की वजह से आप भागना शुरू कर देंगे। तो क्रिया तो हो रही है भागने की, लेकिन भागने के पीछे जो काम कर रही है, शक्ति काम कर रही है, वह है भय। तो भय, डर की वजह से एक क्रिया हो रही है, और वह क्रिया आपको भागने के रूप में परिणत हो रही है। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि जो मूल प्रवृत्ति है वह प्राणी को व्यवहार करने के लिए बाध्य करती है।
दूसरा एग्जाम्पल आप समझिए, आप बाज़ार जाते हैं, आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं तो उसको लेकर आपके मन में लालच उत्पन्न होती है, कामना होती है कि ये काश से मैं खा लूँ। तो जो लालच उत्पन्न होती है उसकी वजह से आप उसको, उस फल को या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए कोई क्रिया करेंगे, आप पैसे की व्यवस्था करेंगे कहीं ना कहीं से। तो जो इसमें प्रेरक शक्ति है वो लालच है, और उस लालच के आने से आप किसी न किसी तरह का व्यवहार करेंगे। आप किसी से उधार ले सकते हैं, आप कहीं काम करके पैसा ला सकते हैं, या आप किसी और माता पिता से पैसा लेकर उस चीज़ को खा सकते हैं। तो ये आपका व्यवहार हुआ। तो इस प्रकार कहने का अर्थ यह है कि मनुष्य जितने भी व्यवहार करता है उसके पीछे एक प्रेरक शक्ति होती है, और जो प्रेरक शक्ति होती है वही मूल प्रवृत्ति होती है। और इन्हीं प्रेरक शक्तियों को मनोवैज्ञानिकों ने भी क्या कहा है, मूल प्रवृत्ति कहा है। अब आइए कुछ परिभाषाओं को देख लेते हैं कि परिभाषाएं क्या है। तो पहली परिभाषा है वुडवर्थ महोदय की। वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है, और ये इम्पोर्टेंट परिभाषा है, इसको आप रट लीजिए। वुडवर्थ की परिभाषा है कि मूल प्रवृत्ति क्रिया करने का बिना सीखा हुआ स्वरूप है। अगली परिभाषा हम लेते हैं ड्रेवर महोदय की। ड्रेवर महोदय की भी परिभाषा इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। ड्रेवर महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्ति अपने मूल अर्थ में पशु उद्वेग है, अर्थात जो मूल प्रवृत्ति होती है उसका जो मूल अर्थ होता है अपने मूल अर्थ में वह पशु उद्वेग है। उद्योग एक प्रकार की भावना होती है। अब हम आते हैं कि इसका जो वर्गीकरण किया गया है मूल प्रवृत्तियों का, उस पर कुछ बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो मूल प्रवृत्तियों का वर्गीकरण कई मनोवैज्ञानिकों ने किया है, लेकिन विलियम मैकडूगल द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वो सर्वाधिक मान्य है, और एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन भी बनते हैं। तो यहाँ आपको जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको रटने हैं वो ये है कि विलियम मैकडूगल महोदय ने कुल 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं, और उन सभी मूल प्रवृत्तियों के पीछे कोई ना कोई संवेग होता है। तो इनका पूरा विस्तार से वर्गीकरण विलियम मैकडूगल महोदय ने किया है। आइए हम उनको देख लेते हैं। देखिए, अब यहाँ पर हम एक तरफ मूल प्रवृत्तियों की बात करेंगे, और दूसरा उससे जुड़ा हुआ जो संवेग होगा, जो आवेग होगा, जो भावना होगी, प्रेरक शक्ति होगी, हम उनकी बात करते हैं। अब जैसे ये है भय। भय भी क्या है, एक प्रकार की संवेग है, आवेग है। जब आपको भय लगता है तो क्रिया के रूप में हम भागते हैं या पलायन करते हैं। तो भय हुआ संवेग, और भागना या पलायन ये हो गया मूल प्रवृत्ति, अर्थात जब मनुष्य को भय लगेगा तो वह भागेगा। तो एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन इस प्रकार बनता है कि आपको एक तरफ देता है मूल प्रवृत्ति और दूसरी तरफ आपको दे देगा उससे जुड़ा हुआ व्यवहार, और आप इन दोनों को क्या करना है, मैचिंग कराना रहता है। या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि ये जो संवेग है ये किस मूल प्रवृत्ति से जुड़ी है। अब देखिए, मूल प्रवृत्ति हमने कहा पलायन या भागना है, तो पलायन या भागना क्यों होता है, जब हमको भय लगता है। तो ये भय जो है ये संवेग है, और जो पलायन भागना ये मूल प्रवृत्ति है। इसी प्रकार युयुत्सा और या युद्ध प्रवृत्ति ये हो गया आपका मूल प्रवृत्ति, और इससे जुड़ा हुआ जो संवेग है वह आपका हो गया क्रोध। तो क्रोध संवेग है या आवेग है, और इससे जुड़ा हुआ जो मूल प्रवृत्ति है वह है युयुत्सा या युद्ध प्रवृत्ति। तीसरा जो मूल प्रवृत्ति है वह है निवृत्ति। इसी को अप्रियता या विकर्षण भी कहा जाता है। तीसरी जो मूल प्रवृत्ति है वो है निवृत्ति, अप्रियता या विकर्षण, और इससे जो जुड़ा हुआ संवेग है वह है घृणा। और ये इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में कई बार इसको पूछा जा चुका है। अगली जो मूल प्रवृत्ति है वह है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति। यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है। तो जो मूल प्रवृत्ति पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति की है, अर्थात पिता बनने की चाह है, उसके पीछे जो संवेग काम करता है उसका नाम है वात्सल्य। दोनों इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ये आप निवृत्ति, अप्रियता या विकर्षण जरूर याद कर लीजिए। इससे जुड़ा हुआ संवेग है घृणा, और जो दूसरा इम्पोर्टेंट है वो है पुत्र कामना या पैतृक प्रवृत्ति, और इससे जुड़ा हुआ जो संवेग है वह है वात्सल्य। अब हम अगले मूल प्रवृत्ति और उनसे जुड़े हुए संवेगों पर बात करते हैं। अगली है शरणागति या संवेदना। शरणागति या संवेदना, तो इससे जो जुड़ा हुआ आवेग है या संवेग है वह है कष्ट। तो शरणागति या संवेदना से जुड़ा हुआ आवेग है कष्ट। अगली मूल प्रवृत्ति है जिज्ञासा, और जिज्ञासा जुड़ा हुआ है आश्चर्य।
अगली मूल प्रवृत्ति है काम, और इससे जुड़ा हुआ जो संवेग है वह है कामुकता। अब जो अगला है वो भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से कई बार पूछा जा चुका है। अगली जो मूल प्रवृत्ति है वो है आत्मस्थापना या आत्म प्रकाशन, यानी खुद को स्वयं को आगे बढ़ाना, और उससे जो जुड़ा हुआ संवेग है उसका नाम है आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। जब किसी व्यक्ति में श्रेष्ठता की भावना पनपती है या जागती है तो वह व्यक्ति आत्मस्थापना करता है, यानी अपने आप को स्थापित करने का प्रयत्न करता है, अपने आप को प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है। एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको जरूर रट लीजिएगा कि आत्मस्थापना आत्म प्रकाशन से जुड़ा हुआ संवेग है आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। अगला जो इम्पोर्टेंट मूल प्रवृत्ति है वह है दैन्य या विनीत, और इससे जुड़ा हुआ संवेग है अधीनता की भावना। अगला मूल प्रवृत्ति जो है वह है सामूहिकता या सामूहिकार, और इससे जुड़ा हुआ जो मूल संवेग है वह है एकाकीपन। जब व्यक्ति एकाकीपन का अनुभव करता है तब वह सामूहिकता की खोज करता है, लोगों के संगत की खोज करता है। इसीलिए यह इम्पोर्टेंट भी हो जाता है, परीक्षा में पूछा जा चुका है कि सामूहिकता और सामूहिकार जो मूल प्रवृत्ति है उससे जुड़ा हुआ संवेग क्या है, तो उससे जुड़ा हुआ संवेग है एकाकीपन। अगली मूल प्रवृत्ति है भोजनान्वेषण, और इससे जो जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण संवेग है वह है भूख। तो भोजनान्वेषण से जुड़ा हुआ मूल संवेग है भूख। और अगला है हमारा संग्रह या संचय, अर्थात जमा करने की इच्छा, ये है मूल प्रवृत्ति, और इससे जो जुड़ा हुआ संवेग है वह है अधिकार भावना। तो यहाँ से आपको 2-3 रटना है जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक है आत्मस्थापना या आत्म प्रकाशन, मूल प्रवृत्ति के साथ जुड़ा हुआ संवेग क्या है, तो इससे जुड़ा हुआ संवेग है आत्माभिमान या श्रेष्ठता की भावना। दूसरा है दैन्य या विनीत, जो मूल प्रवृत्ति है इससे जुड़ा हुआ संवेग है अधीनता की भावना। तीसरा है संग्रह या संचय, इससे जुड़ा हुआ संवेग है आपका अधिकार भावना। तो विलियम मैकडूगल द्वारा जो प्रस्तुत किया गया 14 मूल प्रवृत्ति और संवेग, उनमें 2 और शेष हैं, उनको हम देख लेते हैं। अगली जो मूल प्रवृत्ति है वह है रचना, और इससे जुड़ा हुआ संवेग है कृति भाव, इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला है हास्य, और हास्य से जुड़ा है आमोद, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अब हम कुछ और चीज़ों पर चर्चा कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। देखिए, मूल प्रवृत्तियों के कुल 3 पक्ष होते हैं। इन पक्षों को लेकर भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला पक्ष होता है ज्ञानात्मक, दूसरा होता है संवेगात्मक, और तीसरा होता है क्रियात्मक। अब इन तीनों को हम थोड़ा एक एक कर समझ लेते हैं। तो जो ज्ञानात्मक होता है, ज्ञानात्मक में आप ये समझ सकते हैं कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं, जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको उस वस्तु का क्या होता है, ज्ञान होता है। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो हमें उस वस्तु का क्या होता है, ज्ञान होता है। तो यही ज्ञान होना ही मूल प्रवृत्ति का पहला पक्ष है, जिसे हम ज्ञानात्मक कहते हैं। अब ज्ञान जब आपको उस वस्तु का हो गया तब उसको प्राप्त करने की या उससे दूर भागने की इच्छा आपके अंदर पैदा होगी। अगर प्राप्त करने की इच्छा है तो आप उसको प्राप्त करने के लिए व्यवहार करेंगे, दूर भागने की इच्छा तो आप उससे दूर भागेंगे। तो इसको पाने के लिए या इससे दूर भागने के लिए जो आप करेंगे, जो आपके भीतर जो भावना उठेगी, वह मूल प्रवृत्ति का दूसरा पक्ष होगा, जिसे हम कह रहे हैं संवेगात्मक। वह होगा आपका संवेगात्मक। और जो तीसरा पक्ष होगा वह संवेग जब आपके अंदर पैदा होगा, उसके परिणाम के स्वरूप आप जो क्रिया करेंगे वह मूल प्रवृत्ति का तीसरा पक्ष होगा, जिसे हम क्रियात्मक कहते हैं। तो इस प्रकार मूल प्रवृत्ति के कुल 3 पक्ष हुए। पहला पक्ष ये हुआ कि जब आप किसी वस्तु को देखते हैं तो आपको उस वस्तु का ज्ञान होता है। दूसरा, उस वस्तु को देखने के बाद जो ज्ञान पैदा होता है उससे आपके भीतर एक भावना उठती है, चाहे उसको प्राप्त करने की हो और चाहे उससे दूर भागने की हो। यदि प्राप्त करने की इच्छा होगी तो आप उसको प्राप्त करने के लिए कुछ ना कुछ करेंगे, और ये दूर भागने की इच्छा होगी तो उससे दूर भागने के लिए भी आप कुछ ना कुछ करेंगे। यदि प्राप्त करने की इच्छा होगी तो आपके अंदर मन में लालच पैदा होगी, तो लालच हो जाएगा आपका संवेगात्मक पक्ष, और उस लालच को पूर्ति करने के लिए आप जो कुछ भी करेंगे वो हो जाएगा क्रियात्मक पक्ष। तो इसको एक बार फिर से समझ लें। जब हम किसी वस्तु को देखते हैं तो देखने से हमें उस वस्तु का ज्ञान होता है, और ज्ञान होने से संवेगात्मक उत्तेजना पैदा होती है, और फिर वही संवेगात्मक उत्तेजना हमारे अंदर एक विशेष प्रकार का व्यवहार करने
करने के लिए हमें बाध्य करती है। अब हम चर्चा करेंगे मूल प्रवृत्ति की विशेषताओं पर। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूल प्रवृत्तियों की जो विशेषताएं हैं उनको हम एक एक कर देख लेते हैं कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह जन्मजात होती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियां कैसी होती हैं, जन्मजात होती हैं। दूसरी इम्पोर्टेंट इसका जो फैक्ट है वो है कि स्वप्रयोजन होती है, अर्थात मूल प्रवृत्तियों के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य जरूर रहता है, बिना उद्देश्य के मूल प्रवृत्तियां होंगी ही नहीं। तीसरा यह है कि सभी प्राणियों में ये जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह एक जैसी पाई जाती हैं, अर्थात पशु पक्षी हो या जानवर हो या मनुष्य हो, यदि इन सबको भूख लगेगी तो ये भोजन खोजने का प्रयास करेंगे। तो ये सभी प्राणियों में एक समान पाई जाती है। अगला यह है कि मूल प्रवृत्ति की तीव्रता में आयु लिंग परिस्थितियों के कारण व्यक्तिगत अंतर आ सकता है। अब जैसे देखिए कोई खिलौना है, कोई बच्चा उसको देख रहा है, तो बच्चे को पहले खिलौने का ज्ञान होगा, फिर वह खिलौने को प्राप्त करने की इच्छा उसके अंदर होगी, और फिर जब खिलौना उसको प्राप्त करने तो खिलौने को प्राप्त करने के लिए कोई ना कोई क्रिया करेगा, या तो रोएगा या तो मांगेगा या तो बढ़ेगा। लेकिन अब किस खिलौने को देखकर जो बच्चा जिस तरह की जिद करेगा वैसी जिद बड़े तो नहीं कर सकते। तो ये कहने का मतलब ये हुआ कि जो मूल प्रवृत्ति है वह आयु लिंग और परिस्थितियों के कारण उसमें अंतर आ सकता है, अर्थात मूल प्रवृत्ति के कारण एक बच्चे के व्यवहार में और एक वयस्क मनुष्य के व्यवहार में अंतर आ सकता है। अगला जो है कि मूल प्रवृत्तियों के साथ संवेग अवश्य जुड़े रहते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अब मूल प्रवृत्तियों के अनुभव से जो है प्राणी या व्यक्ति लाभ उठा सकता है। दूसरा इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एग्जाम की दृष्टि से इसको आप रट लीजिएगा कि जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं यह आदत से भिन्न होती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों को आदत समझने की गलती मत करिएगा। आदत दूसरी चीज़ होती है और मूल प्रवृत्तियां दूसरी चीज़ होती हैं, और एग्जाम की दृष्टि से ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है इस टॉपिक का, इसको भूलिएगा मत। अगला यह है कि मूल प्रवृत्ति कभी नष्ट नहीं होती है, अर्थात जो मनुष्य होता है या पशु पक्षी होते हैं किसी में भी जो मूल प्रवृत्ति होती है वह कभी नष्ट नहीं होती है। यदि चेतन स्तर पर नहीं प्रकट होती हैं तो निश्चित तौर पर अज्ञात चेतना में वे सदैव जीवित रहेंगी। यद्यपि जो शैशवावस्था होती है उसमें इसका प्रकाशन भिन्न रूप में होता है। शैशवावस्था जो होती है वह मनुष्य के विकास की दूसरी अवस्था होती है, तो शैशवा अवस्था में मूल प्रवृत्तियों का प्रकाशन थोड़ा भिन्न रूप में होता है, और मूल प्रवृत्तियों का जो शोधन होता है वह शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। यह भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि मूल प्रवृत्तियों का शोधन शिक्षा के द्वारा किया जा सकता है। अब देखते हैं मूल प्रवृत्तियों का रूप परिवर्तन कैसे किया जा सकता है, और एग्जाम की दृष्टि से यहाँ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे वह मैं आपको बताता चलता हूँ। अब देखिए मूल प्रवृत्तियों जो होती हैं वो हर प्राणी को अपना गुलाम बना लेती हैं, चाहे वो पशु पक्षी हो, चाहे जानवर हो और चाहे मनुष्य हो। तो कभी कभी होता क्या है कि मूल प्रवृत्तियों का जो प्रकाशन होता है वो बहुत कुरूप ढंग से होता है, अशिष्ट ढंग से होता है या अपरिष्कृत रूप से होता है, तो इनके संशोधन की आवश्यकता होती है। तो इनके संशोधन को लेकर एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए देखते हैं। तो इसको देखने से पहले एक परिभाषा देख लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, उसको भी देख लेते हैं। रॉस महोदय कहते हैं कि मूल प्रवृत्तियां जो हैं वह चरित्र निर्माण करने के लिए एक कच्ची सामग्री हैं या कच्ची ईंटें हैं, अर्थात मूल प्रवृत्तियों की मदद से हम चरित्र निर्माण कर सकते हैं, क्योंकि मूल प्रवृत्तियां कच्ची ईंटों के समान है, और ये कहना है रॉस महोदय का। अब मूल प्रवृत्तियों का शोधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके लिए देखो कुल 4 उपाय हैं। पहला उपाय है दमन का, दूसरा उपाय है विलयन का, तीसरा उपाय है मार्गांतरीकरण का, और चौथा उपाय है शोधन या उन्नयन का। तो ये क्वेश्चन ही बनता है कि मूल प्रवृत्तियों के शोधन के कुल कितने उपाय हैं, तो कुल 4 उपाय हैं। पहला है दमन, दूसरा है विलयन, तीसरा है मार्गांतरीकरण और चौथा है शोधन या उन्नयन। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसको आप निश्चित तौर पर याद कर लें। अब एक एक कर हम समझते हैं कि दमन क्या है। तो दमन का अर्थ है कि जो प्रवृत्तियां आंतरिक रूप से कार्य कर रही हैं उनको बाहर न आने देना, और इसमें डांट, फटकार या दंड देकर माता पिता या शिक्षक इसका प्रयोग करते हैं। एक कहावत भी है कि डंडे को अलग किया नहीं कि बालक बिगड़ा। अब ये जो है कि अर्थात किसी को सुधारना हो तो आप डंडे, डांट, फटकार
लाग लपेट के कुल मिलाकर ये कहना है कि डरा धमकाकर बच्चे की आदत को बदलना, यानी उसमें जो मूल प्रवृत्ति आ रही है, गंदी मूल प्रवृत्ति आ रही है, जो एक गलत रूप धारण कर रही है, उसको आप डंडे के दम पर, डांट फटकार के दम पर उसमें सुधार करें, इसी को कहते हैं दमन। लेकिन जो आधुनिक मनोविज्ञान है वह इस विधि का समर्थन नहीं करता था, अर्थात दमन की जो विधि है उसको मनोविज्ञान समर्थन नहीं देता है, इसीलिए इसे अच्छा नहीं समझा जाता है। हमारे देश के ही एक मनोवैज्ञानिक हैं सरजू प्रसाद चौबे जी, इनका कहना है कि मूल प्रवृत्ति का दमन करना घाटी के स्वाभाविक जल प्रवाह को बांधने के समान होता है। अभी कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन पूछने की संभावना बनी रहती है, कभी भी इसे पूछा जा सकता है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मूल प्रवृत्तियों के दमन का, मूल प्रवृत्तियों को सुधारने का या उनके रूप बदलने का जो दूसरा उपाय है वह है विलयन। अब विलयन क्या होता है इसको भी समझ लेते हैं। देखिए, मूल प्रवृत्ति में परिवर्तन लाने की जो दूसरी विधि है वह विलयन है, और यह पहली विधि से अच्छी मानी जाती है, अर्थात जो दमन की विधि थी उससे अच्छी इसे माना जाता है। अब विलयन में दो प्रकार से संशोधन किया जा सकता है। देखिए, पहला क्या है, पहला है निषेध या निरोध द्वारा, और दूसरा है विरोध द्वारा। तो निषेध या निरोध का अर्थ है रोकना या प्रतिबंध, अर्थात किसी प्रवृत्ति को उत्तेजित होने का अवसर ही न देना। जिस प्रवृत्ति को दबाना है उस प्रवृत्ति के उत्तेजक वातावरण को उत्पन्न ही नहीं होने देना है। तो ये किया जाता है निरोध या निषेध के द्वारा। तो निरोध या निषेध का अर्थ ये हुआ कि प्रतिबंध, अर्थात यदि किसी परिस्थिति में किसी व्यक्ति को गुस्सा आता है तो आप कोशिश करें कि वहाँ पर ऐसी परिस्थिति ही न बने कि उस व्यक्ति को गुस्सा आए। अब हम विलयन की जो दूसरी विधि है जिसका नाम है विरोध, उसके बारे में जानते हैं। तो विरोध का अर्थ है किसी मूल प्रवृत्ति के जागृत होने पर उसके विरोध में दूसरी मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना। किसी मूल प्रवृत्ति के जागृत होने पर उसके विरोध में दूसरी मूल प्रवृत्ति को उत्तेजित कर देना विरोध है। अब विलयन विधि में जो प्रवृत्ति अधिक तीव्र होती है उसे दूसरी प्रवृत्ति में विलय कर दिया जाता है, और इस विधि को अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि इसमें जो आने वाला परिवर्तन होता है वह अस्थायी नहीं होता है। तो इस विधि को भी अच्छा नहीं समझा जाता, क्योंकि विलयन विधि द्वारा जो परिवर्तन लाने की हम कोशिश करते हैं, परिवर्तन आ तो जाता है लेकिन वह बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। अगली जो विधि है वह मूल प्रवृत्तियों के संशोधन की, वह है मार्गांतरीकरण। ये जो है पहले की दोनों विधियों से अच्छी मानी जाती है। इसमें मूल प्रवृत्तियों के प्रकाशन का जो मार्ग है वह बदल दिया जाता है। जैसे ये एक बात और बता दें कि एग्जाम की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है, मार्गांतरीकरण कई बार पूछा जा चुका है, और सीधे सीधे एग्जाम्पल देके पूछता है कि किसी व्यक्ति में लड़ने की प्रवृत्ति है तो उसको किस विधि के द्वारा उसको अच्छे तरफ मोड़ा जा सकता है, तो वह आपका उत्तर होगा मार्गांतरीकरण। तो मार्गांतरीकरण में होता यह है कि इसमें मूल प्रवृत्ति का जो प्रकाशन है उसके मार्ग को बदल दिया जाता है। जैसे किसी व्यक्ति में लड़ने की प्रवृत्ति है तो उसके लड़ने की प्रवृत्ति को दीन दुखी या निर्बल लोगों को अत्याचार से बचाने की ओर मोड़ा जा सकता है। अब हम चौथा जो उपाय है उसको भी देख लेते हैं। चौथा उपाय है शोधन या उन्नयन। जो हम 4 प्रकार की विधियों की चर्चा किए थे कि मूल प्रवृत्तियों को बदलने के लिए, उनका रूप परिवर्तित करने के लिए हम 4 प्रकार की विधियां अपनाते हैं, उसमें जो अंतिम विधि होती है शोधन या उन्नयन, उसको भी देख लेते हैं। तो शोधन उन्नयन भी क्या है, एक प्रकार का मार्गांतरीकरण ही है, और यह सर्वश्रेष्ठ विधि मानी गई है, क्योंकि इसमें मार्गांतरीकरण के साथ साथ मूल प्रवृत्ति का रूप भी बदल दिया जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए कि संग्रह प्रवृत्ति का उपयोग ज्ञान संग्रह में किया जा सकता है। अर्थात कोई बालक है, उसे चीज़ों को इकट्ठा करने का, खिलौनों इकट्ठा करने का शौक़ है, अर्थात वो इकट्ठा करना चाहता है, तो उसके संग्रह करने की जो आदत है, प्रवृत्ति है, उसको आप ज्ञान को इकट्ठा करने की तरफ मोड़ सकते हैं। और इसके 2 सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल हैं कालिदास और तुलसीदास, और यह भी एग्जाम में पूछा जाता है।
अब हम चर्चा करेंगे मूल प्रवृत्तियों का जो शैक्षिक महत्व है उसके ऊपर। तो मूल प्रवृत्तियों का शैक्षिक महत्व, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मूल प्रवृत्ति की सहायता से हम बाल मन को समझ सकते हैं, अर्थात बालक के मन में क्या चल रहा है उसको हम उसकी मूल प्रवृत्ति को देखते हुए तय कर सकते हैं, उसको जानने में हम सहायता ले सकते हैं। और यहीं पर रास महोदय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। रास महोदय कहते हैं कि जब लोहा गर्म हो तभी ठोंक लगाओ, अर्थात लोहा जब गर्म हो तभी उस पर प्रहार करो। दूसरा जो हम चर्चा करेंगे कि मूल प्रवृत्तियों का जो शैक्षिक महत्व है उसके अंतर्गत, तो दूसरा जो शैक्षिक महत्व है मूल प्रवृत्तियों का वो ये है कि बालक की रुचि जानने में सहायक होता है। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह बालक की रुचि को जानने में हमारी मदद करती हैं। तीसरा यह है कि बालक को प्रेरणा देने में भी सहायक होती है। मूल प्रवृत्तियों की सहायता से हम बालकों में प्रेरणा भर सकते हैं। तीसरा यह है कि बालकों में अच्छी आदतों का निर्माण करने में भी हम मूल प्रवृत्तियों की सहायता ले सकते हैं। चरित्र विकास में भी मूल प्रवृत्तियां सहायक होती हैं। इसके अलावा ज्ञानार्जन में भी मूल प्रवृत्तियों की हम सहायता ले सकते हैं। और अंत में हम बात करेंगे कि मूल प्रवृत्तियों का प्रयोग हम अनुशासन स्थापित करने में भी कर सकते हैं। तो ये था मूल प्रवृत्तियों का शिक्षा के क्षेत्र में उनका उपयोग किस प्रकार हमें करना है उसके ऊपर। और एक रास महोदय का फिर से कथन आ गया है जिसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि जो मूल प्रवृत्तियाँ होती हैं वह कच्ची ईंट के समान होती हैं जिनसे व्यक्ति के चरित्र का निर्माण किया जा सकता है। अब कुछ क्वेश्चन और बनते हैं मूल प्रवृत्ति और सहज क्रियाओं से, इनको भी हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है, कि मूल प्रवृत्ति और सहज क्रिया में अंतर क्या होता है। तो देखिए, सहज क्रिया किसी इंद्रिय उत्तेजना का तात्कालिक ग्रांथिक प्रतिक्रिया है। इसे अनैच्छिक जन्मजात क्रिया कहा जाता है और यह यांत्रिक होती है। तो यहाँ से आपको सिर्फ इतना रटना है कि जो सहज क्रिया होती है वह अनैच्छिक होती है और यह भी जन्मजात होती है। साथ ही साथ जो सहज क्रिया होती है वह यांत्रिक होती है, अर्थात यह स्वाभाविक नहीं होती, यांत्रिक होती है। जैसे किसी गर्म वस्तु पर हाथ पड़ते ही हम लोग अपना हाथ शीघ्रता से हटा लेते हैं, या आँख में एकाएक तेज प्रकाश पड़ते ही हमारी पलकें तुरंत गिर जाती हैं, या आँख की पुतली जो है कम प्रकाश में फैल जाती हैं और अधिक प्रकाश में संकुचित हो जाती हैं। ये सब सहज क्रिया हैं, न कि ये मूल प्रवृत्ति है। मूल प्रवृत्ति के पीछे देखिए संवेग होता है, लेकिन सहज क्रिया के पीछे कोई संवेग नहीं होता। ये अनैच्छिक होती हैं, यानी बिना इच्छा के होती हैं, और ये यंत्रवत होती हैं। इसीलिए सहज क्रियाओं को यांत्रिक कहा जाता है और अनैच्छिक भी कहा जाता है। अब देखिए, दोनों में कुछ समानताएँ भी पाई जाती हैं, मूल प्रवृत्ति और सहज क्रिया में। देखिए, दोनों जन्मजात होती हैं, अर्थात मूल प्रवृत्ति भी जन्मजात है और सहज क्रिया भी जन्मजात है, और दोनों सभी प्राणियों में पाई जाती हैं, और दोनों जो है जैविक उद्देश्यों को पूरा करती हैं। जैविक उद्देश्य यानी कि हमारे जीने रहने खाने के लिए जरूरी हैं दोनों। चौथा यह है कि मूल प्रवृत्ति में जो है उद्देश्य की ओर ध्यान दिया जाता है। मूल प्रवृत्ति जो है उसमें उद्देश्य की ओर ध्यान दिया जाता है, जबकि सहज क्रिया में क्रिया की ओर ध्यान नहीं रहता था। जब हम सहज क्रिया करते हैं तो हम जो भी क्रिया करते हैं उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं रहता है, और शरीर रक्षा के लिए दोनों क्रियाएं आवश्यक हैं, चाहे वो मूल प्रवृत्ति हो और चाहे सहज क्रिया हो। अब दोनों में कुछ असमानताएं भी पाई जाती हैं, जैसे मूल प्रवृत्ति जो है वो जटिल और असाधारण होती है। जो मूल प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? जटिल और असाधारण होती है, जबकि सहज क्रिया सरल और साधारण होती है। मूल प्रवृत्तियों के जागृत होने पर संपूर्ण शरीर प्रभावित रहता है, लेकिन सहज क्रिया में कोई एक विशेष अंग ही प्रभावित होता है। मूल प्रवृत्ति में जो है कोई न कोई प्रयोजन होता है, और प्रयोजन सिद्ध हो जाने के बाद वह मूल प्रवृत्ति नष्ट हो जाती है, यानी वो गायब हो जाती है। लेकिन जो सहज क्रिया होती है वह यांत्रिक होती है और इसकी प्रतिक्रिया शीघ्र समाप्त हो जाती है। सहज क्रिया में केवल शारीरिक प्रतिक्रिया ही होती है। सहज क्रिया में संवेग नहीं जुड़ते। सहज क्रिया अपरिवर्तनीय है, अर्थात जो सहज क्रिया है उसको बदला नहीं जा सकता, और ये शारीरिक प्रतिक्रिया है और इसमें संवेग नहीं होते। मूल प्रवृत्ति के साथ कोई न कोई संवेग अवश्य जुड़ा होगा, क्योंकि मूल
प्रवृत्ति में हम परिवर्तन भी ला सकते हैं, जैसा कि अभी हम लोगों ने चर्चा किया कि मूल प्रवृत्तियों में संशोधन लाने की कुल 4 विधियां हैं, लेकिन सहज क्रिया में संशोधन लाने की कोई भी विधि नहीं है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि सहज क्रिया कब होगी, क्योंकि ये यांत्रिक होती है और इसीलिए इसमें सुधार भी नहीं किया जा सकता। जब मूल प्रवृत्ति में कोई रुकावट आती है तो हम क्रिया को तेज करते हैं, लेकिन जब सहज क्रिया में कोई रुकावट आती है तो सहज क्रिया तुरंत समाप्त हो जाती है। ये पॉइंट भी आपको दिमाग में, मस्तिष्क में बिठा लेना चाहिए। अगला पॉइंट ये है कि मूल प्रवृत्ति में उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आचरण में अंतर आ जाता है। जब मूल प्रवृत्ति से प्रेरित होकर हम किसी चीज़ को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं तो हमारे आचरण में परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि मूल प्रवृत्ति में चेतना होती है, लेकिन सहज क्रिया में चेतना का अभाव होता है। सहज क्रिया यांत्रिक होती है, मैंने पहले ही बताया, और जहाँ यांत्रिक होगा वहाँ चेतना नाम की कोई चीज़ नहीं होगी। अब अंतिम पॉइंट की हम बात करते हैं कि मूल प्रवृत्ति में ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक 3 पक्ष होते हैं। अभी हमने चर्चा की कि मूल प्रवृत्ति के कुल 3 पक्ष होते हैं, ज्ञानात्मक, संवेगात्मक और क्रियात्मक। उसी संवेगात्मक को हम भावनात्मक भी कहते हैं। तो मूल प्रवृत्ति के कुल 3 पक्ष हुए, ज्ञानात्मक, भावनात्मक, क्रियात्मक। लेकिन सहज क्रिया में केवल एक ही पक्ष होता है और वह पक्ष होता है क्रियात्मक, अर्थात सहज क्रिया में न तो ज्ञानात्मक पक्ष होता है न तो भावात्मक पक्ष होता है, केवल क्रियात्मक पक्ष होता है। तो मित्रों, ये था मनोविज्ञान का चैप्टर मूल प्रवृत्ति। इस वीडियो में मैंने सभी इम्पोर्टेंट चीज़ों को शामिल करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर भी कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। अपने अगले वीडियो में मनोविज्ञान के अगले चैप्टर के साथ मैं पुनः आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।